हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो आपका अपकमिंग यूपी पुलिस का एग्जाम है उसकी तैयारी आप जी जान से कर रहे होंगे। अभी जो टाइम है, देखिए रिवीजन का टाइम है। रिवीजन में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसी मॉक टेस्ट की लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक मॉक टेस्ट। आपके लिए तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट है। इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट और लगाए हैं। रीजनिंग का मॉक टेस्ट अभी हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने रीजनिंग के दो मॉक टेस्ट आपको सोल्व कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाके एक बार सोल्व करेंगे। देखना नहीं है बल्कि आपको सोल्व करना है। उसके बाद आपको अप्रोच देखनी है कि मैंने आप किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है और आपकी अप्रोच उस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या रही है। क्योंकि देखिए अब 24 से 25 दिन बचे हैं एग्जाम में और अब जो है आपका जो रिवीजन है, जितना मैक्सिमम आप रिवीजन कर सकते हैं वो आपको करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां से ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जो बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स होते हैं टॉपर्स के, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। चाहे वो जीके जीएस के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे करंट अफेयर के हों, सभी नोट्स जो हैं वो आपको बिना किसी शुल्क के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा हमने पूरा सिलेबस भी कवर किया हुआ है। अप्रोक्स आपका जो मैथ्स का है वो 80 to 90% कवर है। जो रीजनिंग का है वो भी 75 to 80 है। थोड़ा सा समय कम दिया गया है विभाग के द्वारा, अदरवाइज हम कंप्लीट सिलेबस कर लेते। अब हमने सोचा कि सब चैप्टर करने से अच्छा है क्यों ना हम मॉक टेस्ट के जरिए बच्चों को थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देते हैं कि किस चैप्टर से या किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए हमारा जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली पीवाई क्यू पे आधारित है, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो एग्जाम के पैटर्न को समझना है। तो हम जो क्वेश्चंस आपको सोल्व करा रहे हैं वो ज़्यादातर पीवाई क्यू टाइप के हैं। और अभी तो हमने जो पिछले यूपी पुलिस की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं वही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके, जैसे 2018 का एग्जाम हुआ था, उससे पहले एक एग्जाम हुआ था उसके, हालांकि 2018 से पहले के जो एग्जाम है उनको तो सोल्व करना यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम का एग्जाम पैटर्न और आज का एग्जाम पैटर्न बहुत अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3। तो तैयार हो जाइए, आप भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 रीजनिंग का। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है नंबर सीरीज का दिया हुआ है, और देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको मॉक टेस्ट से पता चलेंगे कि पीवाई क्यू में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का नंबर सीरीज का है। क्वेश्चन क्या है? 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574। अब देखिए कहीं ना कहीं जो है 2.3 जो है वो 2574 पे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं। देखिए नंबर सीरीज का पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नंबर सीरीज में आपको कोई परेशानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर सीरीज वाले टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे नंबर सीरीज है और वो भी कैसी है, हमारी डेसिमल में दे रखी है। डेसिमल का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हम देखते हैं क्या है हमारा। 23, 15.9, उसके अलावा हमें क्या दे रखा है 79.6, फिर है हमारा 423 और 2574। तो अगर मैं इसे नोट डाउन करूं तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि 2.3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मुझे क्या दे रखा है 15.9, उसके बाद मुझे क्या दे रखा है 79.6, उसके बाद मुझे 423, उसके बाद 2574, 2574। देखो आप देख रहे होगे कि ये जो है आपका, ये इसके 4 गुने के आसपास है। ठीक है, क्योंकि 4 गुना, सॉरी 6 गुने के आसपास, 400 छिक्का 2400
और 3 चौक 12 होते हैं। 1 मिनट, 423 गुना 6 करता हूँ तो 6×3 = 18 का 8, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 6×2 = 12 और 1 13, 6 चौक 24 और 1 25, 2538 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2574 है। कितना ज्यादा हो रहा है ये, 2574 में से अगर मैं 2538 को माइनस कर देता हूँ, वैसे तो मुझे लास्ट वाले 14 में से 8 गए 6 और यहाँ 6 में से 3 गए 3, 36 को माइनस कर रखा है। एक बार इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। यहाँ जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं ये 0 बनेगा, अदरवाइज 0 नहीं बनेगा ये। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी क्वेश्चन में कि किस टाइप से मेरा क्वेश्चन हो रहा है, किस टाइप से नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पे देखो 79.6 की गुना अगर मैं किसी नंबर से करता हूं और मुझे नंबर चाहिए 423, तो कहीं ना कहीं डेसिमल हट रहा है। और जब डेसिमल हट रहा है तो गुना जो है वो या तो 5 से हो रही है या 10 से हो रही है, क्योंकि या तो 6 के मल्टीपल में 5 में 0 आएगा या 10 में 0 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी चल रहा है हमारा। अब देखना ये कि गुना किससे हो रही है, तो एक बार गुना करके देखते हैं हम इसमें भी। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो गुना करके जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है भाई, 23 का अगर हम मल्टीपल देखें, देखो चलो पहले हम इसे डेसिमल हटा के करते हैं कि 23 की गुना अगर मैं 159 में करता हूँ तो कितना मल्टीपल चाहिए मुझे, 20×7 = 40, 3×7 = 21। भाई 23 सत्ते कितने होते हैं, 20 सत्ते 140, 3 सत्ते 161 होता है। और माइनस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है इसमें 2। माइनस इसमें 2 हो रहा है। चलिए उसके बाद 15.9 में 79.6, 15.9 में कितना है, 79.6। तो यहां से देखो कोई हमें पैटर्न कोई ऐसा खास मिल नहीं रहा है, तो कुछ और देखते हैं इसमें लगा के, हम इसे हटा दें थोड़ा सा, क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, हम कुछ और देखना पड़ेगा इसमें। चलिए 22.3 से 15.9 हो रहा है ये। अगर मैं इसकी गुना करता हूं कितने से, 3 से, तो कितना मिलेगा ये, 23×3 = 6.9। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई कितना और बच रहा है ये, 15.9 में से 6.9 घटाएं। देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, 15 में से 6 गए 9 और 0.0 है, यानी कि 9 और बच रहा है। और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। भाई अब मैंने देखा कि 23×3 = 69 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि 6.9 और 9 कितना हो जाएगा 15.9। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं क्या बनता है, 15.9 इंटू, देखो गुना 3 था तो एक बार हम गुना 4 करके देखेंगे इसमें से, और गुना 4 करेंगे तो 15 चौका 60, 9 चौक 36, ये बनेगा मेरा 63.6। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 63, 10, 73 और 6 79.6। ठीक है मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पैटर्न कितना भयंकर वाला है कि गुना 3 + 3 का स्क्वायर गुना 4 + 4 का स्क्वायर, तो ये जो नंबर होगा वो गुना, मैंने कहा था ना 5 का ही होगी गुना, तो लेकिन प्लस क्या है इसमें, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब गुना 5 करेंगे तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो एक बार देखिए पहले हम आंसर ही देख लेते हैं। अब ये क्या बन रहा है, गुना 6 + 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, गुना 7 + 7 का स्क्वायर। अब देखिए 7 चौक 28 का 8 और 7 सत्ते 49 का 9। देखिए सबसे पहले देखो हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा है, पैटर्न तो हमें पता चल गया। आपको पता है 7 की गुना जब मैं 4 में करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो ये 49 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, और 9 और 8 17 का योग कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 7। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए 7 0 2 2, तो आंसर में मेरा यूनिट डिजिट में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था,
और ये यूपी पुलिस के आपके 17 फरवरी के शिफ्ट नंबर 2 में ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए यही होता है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न को अगर हम देख लेंगे तो हम क्वेश्चन से आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए अच्छा पैटर्न था इसमें, एक बार को तो ये बच्चे को इल्झा ही देगा, हमें इल्झा दिया, बच्चा तो क्या है, हमें ही इल्झा दिया इसने, अच्छा पैटर्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखेंगे। अब आपको पता है मद्रास को उसने क्या लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो हम MADRAS, मद्रास को लिखा है OWNHEQ। ठीक है, अब देखिए उसे क्या पूछा है हमसे, संडे पूछा है, तो संडे को हम यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर डाल देते हैं, तो M आता है आपका 13 पे, 1 4 18 1 19 17 5 8 14 23 और 15। ठीक है, अब हम पैटर्न देखते हैं, देखो क्या है, 13 से 15 हो रहा है, +2 हो रहा है, लेकिन 1 से 23 हो गया, 4 से 14 हो गया, तो ये तो पैटर्न नहीं है, पैटर्न कुछ हो रही है आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो M से कितना बन रहा है, ये 13 से 17 हो रहा है, तो बिल्कुल NOPQ +4 हो रहा है। A से E हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं +4 हो रहा है। D से EFGH हो रहा है, बिल्कुल ये +4 हो रहा है। R से N हो रहा है, तो देखो पहले 3 में +4 और R से N का मतलब 18 से 14, यानी कि इसमें -3 हुआ है। 1 से 23 यानी कि 24 25 26 इसमें, और एक 19 से 15, तो यानी कि इन 3 में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। क्रॉस रिवर्स पैटर्न है, लेकिन कैसा है, फर्स्ट हाफ में +4 है और सेकेंड हाफ में -4 है। तो आपको पता है y 25 पे आता है, 25 में से हम अगर 4 घटाएंगे तो 21 आएगा, और 21 पे कौन आता है, u आता है। अब देखो u से शुरू हो रहा है, u से मेरे 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, एक तो पहला और एक दूसरा, यानी कि मेरा W आंसर नहीं होगा, D आंसर, मतलब C और D आंसर नहीं होंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, मेरा A है, और A का आपको पता है अभी क्या आया था, A का W आएगा, तो U के बाद क्या आएगा, W आएगा। तो चलिए मेरे दोनों ऑप्शनों में ही W है। फिर है मेरा D, और D से क्या आ जाएगा, Z आएगा, क्योंकि 4 माइनस करेंगे। अब देखो ये हो गया, N से OPQR आना चाहिए, U से VWXY आना चाहिए, और STUVW आना चाहिए। तो UWZRYW यानी कि जो मेरा बी ऑप्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, UWZRYW, तो यही ऑप्शन है मेरा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। तो अगर मैं मान लूँ श्याम स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे खड़ा है, तो यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, यहाँ से उत्तर में 7 किलोमीटर चल रहा है, तो मैंने मान लिया ये उसका यहाँ से 7 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, अब देखो उत्तर में देख रहा है तो दायां किधर होगा, अपने दाएं की तरफ ही, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर। अब देखो अगर पूरब में देख रहा है तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ, 7 चल रहा है तो वापस इसी बिंदु पे आ जाएगा इसके सामने। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब देखो दिशा पूछी हमसे, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है यहाँ पे, अंतिम बिंदु कहाँ है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होके इसे देखूं तो कौन सी दिशा में दिख रहा है मुझे, पूरब दिशा में दिख रहा है। ऑप्शन क्या है, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी डाउट क्वेश्चन है आपका उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तोड़फोड़ यानी कि रेवेज, डिस्ट्रेस दुख, हरास उत्पीड़न, एनोए परेशान। तो देखिए अगर हम मैं ध्यान से देखूं तो तोड़फोड़ यहाँ पे वस्तुओं के लिए होती है,
कि तोड़फोड़ किसकी होगी, वस्तुओं की होगी, लेकिन परेशानी किसे होगी, व्यक्ति को होगी, दुख किसे होगा, किसी मनुष्य को होगा, और उत्पीड़न किसका होगा, वो भी किसी मनुष्य का होगा। तो यहाँ पे ये तीनों मुझे कहीं ना कहीं मनुष्य से रिलेटेड लग रहे हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ है वो जो शब्द है वो आपका किसी ना किसी वस्तु से संबंधित है। तो यहाँ पे विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए तोड़फोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान बदल दिया जाता है, सातवें और नौवें अक्षर को से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए शब्द क्या है हमारा, स्पिरिचुअल, तो एस पी आई आर आई टी यू ए एल। अब क्या कह रहा है, दूसरे और पांचवा, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि आई आ जाएगा यहाँ पे और ये पहुंच जाएगा, पी पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे और पांचवें अक्षर को स्थान बदले, इसी प्रकार चौथे और छठा, तो चौथा और छठा यानी कि यहाँ टी आएगा, यहाँ आर आएगा। चौथे और छठे अक्षर का स्थान सातवें और नौवें का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, नौवां, यानी कि यहाँ एल आएगा, यहाँ यू आएगा। बस इतने ही बदलने थे। तो एस यहीं पे है, आई यहीं पे है, उसके बाद आपका ये बदल गए सारे, टी और आर बदल गया, ए यहीं पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आई दो बार कैसे आया, अच्छा दो बार चेंज हो गया होगा ये, दूसरे और पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा, पांचवा। इसी प्रकार चौथा और छठा, तो चौथा, पांचवा, छठा, टी और आर का चेंज हो गया। ठीक है, फिर सातवां और नौवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा। ये आई दो बार कैसे आया, अच्छा अच्छा, एक आई पहले से है ना यहाँ पे, ठीक है, एक आई इसका आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, मतलब दोनों तरफ से, जितने की अंग्रेजी श्रृंखला में होते हैं। देखिए सबसे सिंपल है, आपको लेटर उठाना है और ABCD पढ़नी शुरू करनी है। तो एस से शुरू करेंगे, TUVWXYZA, नहीं आया कोई भी। आई से शुरू करेंगे, JKLMNOP, नहीं। देखिए जहां भी आपकी काउंटिंग और आपका लेटर सेम आ जाएगा वहीं आपका पेयर मिल जाएगा। तो आई से शुरू करते हैं, JKLMNO, नहीं मिला। UVWXY, नहीं मिला। QRST, नहीं मिला। RSTU, देखो आर से जब मैं यू पे जा रहा हूं तो मुझे एक पेयर मिल रहा है, कैसे, आर और यू के बीच में वर्णमाला में भी तो दो ही अक्षर होते हैं, यहाँ पे भी इतनी है, तो एक पेयर मिल गया मुझे। अब पेयर का निशान जरूर लगाएंगे कि लेफ्ट से राइट मिला है या राइट से लेफ्ट मिला है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हुआ है, एल से MNO AU, तो देखो लेफ्ट से राइट कितने मिले, एक। अब राइट से लेफ्ट, VWXYZABC, नहीं मिला। BCDEFGH, नहीं मिला। MNOPQR, नहीं मिला। ST, देखो आर से जब मैं टी पे जा रहा हूं तो मुझे एक पेयर और मिल रहा है। ठीक है, और यहां से रुकना नहीं है, हमें आगे भी चलना है। UVWQRST, नहीं मिला। TUVWIJKIJ, तो यहाँ पे तो दो ही मिल रहे हैं, एक और एक, दो ऑप्शन नहीं है। 1 4 3 6 5, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं मिल रहे, कहाँ परेशानी है इसमें। SIIUPLRAT, ये कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने। आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा आज गर्मी बहुत है यहाँ पे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। देखो एक बार दोबारा चेक करते हैं, दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान बदला है, चौथे और छठे का। देखिए दोबारा से इसको क्वेश्चन को करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो गई क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। चलिए शब्द क्या है मेरा, SPI, तो SPI
आई RITUAL, RITUAL, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि भाई दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदलना है। तो दूसरा अक्षर कौन सा है, ये वाला। तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कौन सा है, ये वाला। यानी कि ये बन जाएगा आपका, ये पहले हम इसे चेंज नहीं करते, अभी हम इसे ऐसे ही रखते हैं। दूसरे और पांचवे का स्थान इसी प्रकार चौथे और छठा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो R और T का स्थान बदलना है। चलिए, दूसरे, चौथे और छठे का स्थान क्रमशः सातवें और नौवे। अरे देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हुई थी वो, इसीलिए तो कहा जाता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः सातवें, यानी कि चौथे का तो बदलेगा सातवें से, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि R तो बदलेगा U से और छठा बदलेगा नौवे से, T बदलेगा L से। अब बन जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले S, P का स्थान I ने चेंज कर दिया तो I, फिर से I, R का स्थान किसने चेंज कर दिया, U ने। I का स्थान किसने चेंज करा, P ने। T का स्थान किसने चेंज करा, L ने। U का स्थान किसने चेंज करा, R ने। और A और L का स्थान किसने चेंज कर दिया, T ने। अब देखो, अब बन जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में। अब देखो, एस से शुरू करेंगे, TUVWXYZA, नहीं बना। आई से शुरू करेंगे, JKLMNOP, नहीं बना। आई से शुरू करेंगे, JKL, तो आई से L देखो एक मिला, MNO आगे नहीं मिल रहा। U से शुरू करेंगे, VWXYZ, नहीं मिला। P से शुरू करेंगे, QR, अब देखो P से R भी मिल रहा है। HT, P से T भी मिल रहा है। एक और ये आपका तीन, तीन मिल गए। PQRLMNORHT, R से T भी मिल रहा है। कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार। तो कितने पेयर हैं हमारे, चार, तो यही हो गए। अब हम देखते हैं राइट टू लेफ्ट भी मिल रहा है क्या। UVWXYZA, नहीं मिला। BCDEFGH नहीं मिल रहा। STUSTU, देखो R से U पे जब हम जा रहे हैं तो एक यहाँ मिल रहा है, तो पांच हो गए, गिनते रहना अभी। VWX, आगे चलते हैं नेक्स्ट। MNOPQ नहीं मिल रहा। QRST नहीं मिल रहा। UVWX, तो कितने जोड़े मिले हमें, देखो एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पे पेयर कितने मिल गए, पांच जोड़े मिले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6, 4, 3, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना है, 5 है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। देखिए कल की शिफ्ट में भी, मतलब जो 18 की शिफ्ट थी उसमें भी घड़ी का क्वेश्चन पूछा गया था, और 17 की शिफ्ट में भी घड़ी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक घड़ी दोपहर के समय से शुरू होकर 4:10, कल के क्वेश्चन में क्या था, 5:20। तो मुझे बताओ 12 PM से, 12 PM से चल के कितने बजे आ रही है, 4:10 पर, PM पर। तो कितने घंटे चल गई, 12 से लेके 4, 4 घंटे 10 मिनट। अगर मैं 10 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 10×60, 1/6, 4 सही 1/6, ये हो जाएगा 25/6 घंटे। ठीक है, आपको पता है एक घंटे में घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री घूमती है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि भाई 12 घंटे में 360, एक घंटे में कितनी, 30, क्योंकि भाई
घंटे की सुई अपना एक जो चक्कर लगाती है वो 12 घंटे में लगाती है। आपको पता है 1 घंटे में अगर 30 डिग्री लगाती है तो 25/6 घंटे में कितना लगाया होगा, 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125 डिग्री। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि कितना है 125 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका लगभग लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब देखिए कोई सुरेश था, इसकी बहन है जो पत्नी है किसकी, राम की। राम रानी का भाई है, तो राम जो है वो भाई है किसका, रानी का। आपको पता है देखिए पति पत्नी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बहन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ब्लड रिलेशन की पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाके आप एक बार इसका बेसिक देख सकते हैं। राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन है, मधुर हैं। चलिए एक बार ऊपर की लाइन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, स्पेस कभी बनना ना पड़ जाए। चलिए आगे क्या कह रहा है, शीतल राम की दादी है। अब राम की दादी है तो कहीं ना कहीं शीतल जो होगी वो माता होगी मधुर की। रमा शीतल की बहू है। अब देखिए रमा शीतल की बहू है, रमा शीतल की बहू है। रमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। अब देखिए बहू तो कहीं ना कहीं या तो वो मधुर की होगी, कौन, रमा हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं चलो हम, क्योंकि भाई मधुर की बहू भी तो इसकी पत्नी जो होगी वो भी तो इसकी बहू लगेगी। आगे क्या कह रहा है, रमा शीतल की बहू है, ठीक है हो गया। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो यानी कि रोहित यहां आ जाएगा। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ रोहित जो है वो सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जो सुरेश है वो रोहित को क्या कहेगा, क्योंकि जिसके बाद से लगा होता है वो व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा। अब से किसके बाद लग रहा है, सुरेश के। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो से किसके बाद है, सुरेश के बाद है। तो सुरेश जो है वो रोहित को क्या कहेगा। अब देखो रोहित जो है वो राम का बेटा है, और राम का बेटा है तो वो सुरेश की बहन का भी बेटा लगेगा, और बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा लगता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा, नेफ्यू या भांजा। देखिए हिंदी में भांजा भतीजा और इंग्लिश में नेफ्यू, ऐसे ही हिंदी में भतीजी और भांजी, इंग्लिश में नीस। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश शब्द जो होता है वो नीस होता है इनका, भतीजी और भांजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात और सूरत, भारत गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। आपको पता है मैंने पहले जो पहला जो सेशन लिया था उसमें आपको मैंने इसका बेसिक बताया था। तो आपको पता है सूरत गुजरात का एक शहर है और गुजरात भारत का एक राज्य है। तो यानी कि एक के अंदर एक आ रहा होगा, क्योंकि भाई सूरत सारा का सारा गुजरात के अंदर और गुजरात सारा का सारा भारत के अंदर। तो सभी वाली कंडीशन बनेगी, ये आपका सूरत, ये आपका गुजरात और ये आपका इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम इन्हें, क्योंकि मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें टाइम ज्यादा नहीं लेना है, सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 120 भाग 3 प्लस 8 गुना 3। आपको पता है बोर्ड मास यूज करना होता है, BODMAS। बोर्ड मास क्या है आपका, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई,
फिर आपका ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ऑफ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, डी से शुरू करेंगे। तो आपको पता है 120/3, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 40। डी के बाद क्या है हमारा, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहाँ है, 8 × 3 पे, तो 8×3 = 24। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, 40। अब मुझे बताओ 40 इधर प्लस का इधर माइनस का है, तो 40 से 40 कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस के 24। अब देखिए माइनस का 24 भी है, प्लस का 24 भी है, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस के 24। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप समझ गए होंगे। गौड़मास का रूल आपको जरूर लगाना है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पे जो वर्ग है आपका वो प्रशिक्षित नर्स है, यानी कि ट्रेंड जो आपकी नर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला। उसके बाद जो सर्कल है वो विवाहित जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो त्रिभुज है वो आपका अस्पताल में नर्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा हमसे पूछा है संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है। अब 7 कहाँ है, ये रहा। अब 7 जो आ रहा है वो किस किस के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के और सर्कल के। अब ट्राइंगल किसे कह रहा है, अस्पताल में नर्सें, और सर्कल किसे कह रहा है, विवाहित, यानी कि अस्पताल में विवाहित नर्सें आएगा। विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, प्रशिक्षित तो नहीं है क्योंकि वर्ग के अंदर नहीं आ रहा। अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें, तो अविवाहित तो नहीं है क्योंकि सर्कल के अंदर आ रहा है। अस्पताल में विवाहित नर्सें, प्रशिक्षित नर्सें खत्म हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, के अस्पताल में विवाहित नर्सें जो हैं वो इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ है। देखिए इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया था, ऑफलाइन कोचिंग में भी मेरे पास इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत बार लेके आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ है नहीं। कह रहा है एक घनाभ है जिसका आयाम 4×3, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितनी है, 4×3=3। 4×3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, यानी कि 2 फलकों पे पीला रंग है। अन्य आयाम 4×3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे हैं, मतलब 2 जो है वो लाल हैं, और आयाम 3×3 के विपरीत फलक हरे रंग से, मतलब 3 रंग से एक घनाभ को रंगा गया है, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन है। देखिए जब भी आप किसी बड़े घन को किसी छोटे घन में काटते हैं तो उसमें जो 3 सतह रंगीन वाली कंडीशन होती है वो हमेशा फिक्स होती है, और 3 सतह रंगीन जो होंगी वो हमेशा कॉर्नर पे आएंगी। और कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8, जिन्हें हम शीर्ष घन भी बोलते हैं। कभी घन घनाभ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे शीर्ष घन कितने होते हैं, 8, उन्हीं की 3 सतह रंगीन होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कितना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखो बनाया जा सकता पूछा है, तो चलिए मेजरमेंट है, MENTLE, क्या एल है, नहीं है, देखो आउटसाइड आ रहा है, खत्म। SUMMIT, क्या एम 2 बार है, बिल्कुल है। SUMM, आई है, आई नहीं है, देखो आउटसाइड आ रहा है, खत्म। रिटर्न्स, RETURNES, सॉरी रिट्यून्स, RETUNES, तो आर है, ई है, टी है, यू है, NE भी है और S भी है, तो ये बनेगा मेरा ASSURE। अब देखो S एक बार ही है मेरे क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार, रिपीटेशन हो रही है, तो ये भी खत्म। मैंने बताया था या तो आउटसाइड लेटर आएगा या रिपीटेशन आएगा। लास्ट क्लास जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी ना, उसमें हमने ये सब चीजें बेसिक से डिस्कस की थी, तो अब हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, रिट्यून्स, जो कि इन शब्दों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग टेस्ट से है। रैंकिंग टेस्ट में अगर आपको संख्या निकालनी है, कि एक फॉर्मूला ध्यान रखें कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1।
ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन इसी से कर जाएंगे रैंकिंग के। कैसे? मिहिर बाएं से 17वें स्थान पे है, तो मिहिर बाएं से कितना है 17वें स्थान पे, और दाएं से कितने पे 19वें स्थान पे, बराबर कितना आएगा टोटल +1। तो 19 और 17 कितना, आप क्या दोगे 20 और 16 36, और 36 बराबर किसके है टोटल +1 के। अगर टोटल +1 36 है तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा आपका 36 - 1 35। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जिधर की भी दो संख्याएं मिल जाएं उन्हें जोड़ दो और दूसरे साइड की एक संख्या को माइनस कर दो। सपोज करो यहाँ पे टोटल संख्या दे रखी होती और आपसे दाएं से स्थान पूछ लेता तो मैं कह देता 17 प्लस राइट बराबर 35 +1, 17 प्लस आर बराबर 36, तो आर बराबर कितना हो जाता 36 में से 17 को घटाते 16 में 7 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे 19 आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें रैंकिंग टेस्ट के कैसे भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। कि कोई वैज्ञानिक है जो अपनी प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है वो, उसे देखते हैं। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड अंक 5 से शुरू होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद आ रहा है कि भाई जो मेरा कोड है वो 5 से शुरू होता है। मान लेते हैं कोई कोड था, उसका जो पहला अंक है वो कितना है 5। कोड 987 पर समाप्त होता है, मतलब उसे लास्ट के डिजिट भी याद आ रहे हैं कि भाई लास्ट के डिजिट जो है वो मेरे 987 है। ठीक है, अब देखो हम ऑप्शन से तो नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन में 5 भी है और 987 भी है सब में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। अब देखो दूसरा जो अंक है वो पहले अंक, पहला अंक कौन सा है 5 है, पहले अंक और 3 का योग है। तो पहला अंक 5 और 3 का योग करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब दूसरा अंक कितना बन रहा है 8 और तीसरा अंक कितना बन जाएगा इसका आधा 4। तो देखो यहां से एक नंबर निकल के आ रहा है हमारा 5 8 4 9 8 7। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं है ऐसा कोई अंक 5 8 4 9 8 7। देखो बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का ही एग्जाम मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है कि प्रीवियस बहुत पुराने क्वेश्चंस आपको लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे प्रश्न में दो कथन और उसके बाद एक, नीचे प्रश्न में दो कथन और उसके बाद 1 2 और 3 दी गई सभी बातों, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए। अच्छा, कथन और निष्कर्ष हमें यहाँ पे दिया गया है। कथनों में निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा या से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप में अनुसरण करता या करते हैं। चलिए स्टेटमेंट या कथन क्या है मेरा, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो कथन क्या कह रहा है कि भाई पानी जो है आकार तो होता नहीं, क्योंकि आकार तो पानी उसी चीज का ले लेता है जिसमें वो अंदर जाता है, लेकिन उसका एक आयतन जरूर होता है निश्चित। तो आयतन की बात कर रहा है यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, अच्छा दूसरा कथन भी है, ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, पानी भी तो आपका अगर बह रहा है तो इस तरीके से बहता जाता है, तो ज्ञान का भी यही है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ जो ज्ञान है वो बहता रहता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं अब इसके निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष है ज्ञान अंतः शास्त्रीय। देखो अंतः शास्त्रीय नहीं है, क्यों, क्योंकि ज्ञान तो
बाहर निकलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, अंतः शास्त्रीय का मतलब क्या होगा? देखो अगर हम थोड़ा सा इसे इंग्लिश में देखें तो अंतः शास्त्रीय क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं इसे रोंग साइड में ले गया। द नॉलेज इज इंटरडिसिप्लिनरी। देखो डिसिप्लिन की बात आ रही है तो बिल्कुल देखो, ज्ञान जिसमें होगा वो हमेशा अनुशासन में रहता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि यही कह रहा है कि पानी भी, देखो पानी का भी यही होता है कि पानी जब तक अंदर रहता है वो बिल्कुल अनुशासन में रहता है, और उसने पानी की तुलना ज्ञान से ही करी है यहाँ पे, तो पहला बिल्कुल हमारा सही होगा। दूसरा क्या है, ज्ञान विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानी व्यक्तियों की जो मानसिक गतिविधि होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है, जबकि हम बुद्धिहीन लोगों के सामने अगर बैठते हैं तो उनकी मानसिक जो गतिविधि होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो पहला और तीसरा सही होना चाहिए। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? ऑप्शन ए ही देखो, मुझे ये दे रखा है कि फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भी भाई आंसर तो यही होना चाहिए, पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार बिंदुओं में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अब देखो आपको पता है कि अगर मैं पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पे मोड़ता हूं, यानी कि इस वाली रेखा पे, तो ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। और अगर मैं इसे इधर मोड़ता हूं तो ये ट्राइंगल देखो इसके अंदर कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। अब देखो सर्कल के अंदर ट्राइंगल होना चाहिए, तो सभी में सर्कल के अंदर ही ट्राइंगल है। अब जब मैं इसे मोड़ूंगा तो इसका जो, या फिर अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये देखो वृत्त इसमें आ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, अच्छा इधर मोड़ना है इसे, देखो ये वाली कंडीशन इधर लेके आनी है, तो देखो कोई बात नहीं, हम इधर ले आएंगे। ये लो, ये वृत्त इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो अंदर आ रहा है, सब में ही अंदर आ रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसे जाएगा, आपको पता है ये इधर वाली चीज बाहर की तरफ आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जाएंगे दोनों अंदर ही। तो इस तरीके का विकल्प देखो कौन सा है, तो देखो ये रहा सी, इसमें तो इसने ऊपर कर दिया ये, तो आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर नंबर तीन, मतलब तीन किस में है, तीन है हमारा सी में, क्योंकि देखो ये विकल्प नंबर तीन ही तो सही हो रहा है, और तीन किस में है हमारा, सी में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो उसने इधर को मोड़ने को कहा है सब में, हमने इधर मोड़ दिया था पहले। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ब्लड रिलेशन आ गया है। ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, तो चलिए बना लेते हैं, ए बहन है बी की। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि फीमेल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और मेल को, सी बी की माँ है, तो सी जो है वो माता है बी की, डी सी का पिता है, तो डी जो है वो पिता है सी का, चलिए प्लस हो जाएगा। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, अच्छा ये तो और ऊपर चला गया, यहाँ तो बनेगा नहीं, चलिए दोबारा से बनाना पड़ेगा ये तो, मुझे क्या पता था इतना ऊंचा जाएगा। ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की, चलिए सी बी की माँ है, सी माता है बी की, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, ई डी की माता है, ई माता है डी की, तो ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी से, मतलब जो डी है वो ए को क्या कहेगा। अब देखो जो ए है वो सी की डी की बेटी का बेटी की बेटी है, तो उसकी क्या लगेगी, डी की, क्या हो गया ये, ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, ठीक है, डी सी का पिता है, ठीक है। ए डी से किस प्रकार संबंध है, मतलब ये जो डी है ये ए को क्या कहेगा। अब देखो बेटी की बेटी क्या लगती है, वैसे तो देवती लगती है, लेकिन देवती ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर कहते हैं। और ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, लेकिन यहाँ पे पोती नहीं होना चाहिए, आंसर होना चाहिए यहाँ पे देवती, यहाँ पे पोती गलत हो जाएगा।
अब पता नहीं इसने कैसे करा है पोती, पोती तो नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ग्रैंड डॉटर तो हमारा सही है ना, ग्रैंड डॉटर आंसर आना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है BR4AQ16HI का दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। मैंने बताया था लास्ट क्लास जो फर्स्ट सेशन हमने लिया था कि दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो दर्पण के पास वाली चीज होगी वो दर्पण के पास रहेगी। आई पास है तो पास रहेगा, और आई में कोई चेंज नहीं होता, एच में कोई चेंज नहीं होता। 6 बन जाएगा उल्टा इस तरीके से। अब यहीं से कटने शुरू हो जाएंगे, देखो 9 तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर थोड़ी ना जाएगा, लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट, तो ये खत्म। ये 6 ऐसा का ऐसा नहीं रहेगा, तो आंसर कौन से बनेंगे, या तो सी या डी। फिर 1 है तो 1 ऐसा का ऐसा, 1 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 क्या है उल्टा बन जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से। चलिए 1 हो गया। क्यों, क्यों का क्यों हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, जो हमारा राइट है वो इस तरीके से बनेगा, तो लेफ्ट देखो इसमें तो ऐसा ही है, जबकि ये क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है मेरा। बाकी तो देखो BR4A सब सेम है दोनों में, तो क्यों नहीं हमारा आंसर कैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। अब देखो चार चार हमें बॉक्स दे रखे हैं, वो भी ओपन साइड में। ये इस तरीके से है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो 5 आकृति दे रखी है, हमें कौन सी है अलग चुननी है। अगर हम ध्यान से देखें इसे तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो अगर हम इस आकृति को देखें तो ये आकृति हमें दिख रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रखा है, यानी कि जो ओपन वाली साइड है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, जबकि किसी और में ऐसा नहीं है। देखो इसका इधर है, इसका इधर है, इसका ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका ऊपर नीचे की तरफ है, इसका साइड, इसका ऊपर है, इसका साइड में, इसका साइड है, इसका नीचे है। तो यहाँ पे एक ही आकृति ऐसी है जो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो जो कौन सी है पहले वाली, तो पहले वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। तो आसान है, देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग तो थोड़ी आसान टाइप की है, जो ज्यादा क्वेश्चन परेशान करते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के करते हैं थोड़े से बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे जब इस क्वेश्चन को लेके आए थे तो इस क्वेश्चन को गलत बता रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहूंगा कि क्या कह रहा है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 59 मिनट, 47 मिनट, 55 मिनट और 38 मिनट। अब देखो अगर हम कहें कि मान लेते हैं ये पूरी टोकरी है, कि कुछ इस तरीके से इसे टोकरी मान लेते हैं, आपसे क्या कह रहा है कि सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। इस शब्द को पकड़ना है कि सेबों की संख्या हर मिनट में दोगुनी होती है और टोकरी 1 घंटे में सेब से भर जाते हैं, मतलब इसे पूरा भरने में कितना समय लगता है, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। और आपको पता है 1 घंटे में सेबों की संख्या दुगनी हो जाती है। अगर मैं 59 मिनट की बात करूं तो जब 59 मिनट होंगे तो टोकरी में कितने सेब होंगे, टोकरी में कहीं ना कहीं आधे सेब होंगे, तभी तो अगले मिनट यानी कि 60वें मिनट में टोकरी पूरी भर गई, क्योंकि हर हर मिनट में जो सेब हैं वो दुगने हो जाते हैं। तो अगर 59 मिनट में टोकरी आधी थी तो 60वें मिनट में वो पूरी भर गई। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी आधी कब थी, तो आधी कब थी वो 59वें मिनट में वो आधी थी। तो उम्मीद करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या है कि कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, इसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के अगर क्वेश्चन करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पे गलती के चांसेस हो जाते हैं। बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, 1 घंटे में पूरी भरती है, आधा घंटा लगा देते हैं। वो तो गनीमत है कि इस क्वेश्चन में हमें 30 मिनट ऑप्शन में नहीं दे रखा, वरना बहुत सारे बच्चे इसमें 30 मिनट लगा के आते, क्योंकि 30 मिनट नहीं है तो बच्चा कहीं ना कहीं रुक जाता है फिर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था वैसे तो आज का, बिल्कुल ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और उम्मीद करूंगा जो सेशन है आपको, सेशन जो है आपको वो पसंद आया होगा और आप सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे।
बस आपको क्या करना है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा छूट मिली हुई है, आप कुछ भी अपना जो क्वेरी है, डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अपने सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 हम रीजनिंग का लाएंगे या फिर मैथ्स का लाएंगे। कल की क्लास होगी, उसे हम मैथ्स देखते हैं क्या बनता है शेड्यूल हमारा, या तो मैथ्स करेंगे या रीजनिंग करेंगे। एक सेशन तो हम करना ही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।